हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबका आर्यन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एंड रियली सॉरी, काफी ज्यादा गैप हो गया था, बट अब कंटिन्यूअस वीडियोस का फ्लो बना रहेगा और आपको किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक बचा था इस चैप्टर का, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बेटा जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब मैंने आपको ये बताया था, वहां पे हम जो सॉल्यूट यूज कर रहे थे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब सर ऐसा सॉल्यूट जो ना डिसोशिएट कर रहा था ना एसोशिएट कर रहा था, बट ऐसे सॉल्यूट बहुत कम होते हैं। सो देयर आर सम सॉल्यूट्स जो डिसोशिएट भी करते हैं और एसोशिएट भी करते हैं। ऐसे सॉल्यूट्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट। तो जो हमारे पास सॉल्यूट है वो एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अब जो आपके पास जो सॉल्यूट होएगा सर वो एक टाइप का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। और ये सॉल्यूशन में डिसोशिएट भी कर सकता है और एसोशिएट भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कैन एसोशिएट, ठीक है, एज वेल कैन एसोशिएट, ठीक है, आइदर एसोशिएट और डिसोशिएट। तो ये एसोशिएट भी कर सकता है और डिसोशिएट भी कर सकता है इन गिवन, कैन आइदर एसोशिएट और डिसोशिएट, ठीक है, इन गिवन सॉल्यूशन। सो ऐसे में आपके पास क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे में अगर जो आपके पास सोल्यूट होएगा वो या तो एसोसिएट करेगा या डिसोशिएट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिफरेंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिफरेंस क्यों आ जाएगा? जैसे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया NaCl, ठीक है बेटा। अब NaCl डिसॉल्व किया आपने 1 यूनिट अज्यूम करके, तो आपने ये अज्यूम किया कि NaCl की कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है, ठीक है। आपने इसको 1 यूनिट काउंट किया, बट जब ये वाटर में और बोल दो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ तो ये किसमें डिसोशिएट कर गया, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस। तो आपने इंट्रोड्यूस तो 1 यूनिट किया था, बट वाटर में जाती ये कितने यूनिट में फॉर्म हो गया, 2 यूनिट में बन गया सर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने इंट्रोड्यूस किए 1 यूनिट, एक NaCl यूनिट, लेकिन वाटर में जाती वो Na प्लस आयंस अलग हो गए, Cl माइनस आयंस अलग हो गए, कितने यूनिट बन गए, 2 यूनिट। तो ऐसे में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो आप बोल सकते हो, ठीक है, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, may change due to which difference in actual value of colligative properties, actual value of colligative properties, CP मतलब colligative properties, and theoretical values of colligative property occur। इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर, एक्चुअल और थियोरेटिकल वैल्यू में क्या आ जाएगा सर, डिफरेंस आ जाएगा। अब बट मेरे को फॉर्मूले का चेंज, ज्यादा डिफरेंस नहीं लेके आना है। मेरे को फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो हमने फॉर्मूला किए हैं मुझे उनको एज इट इज रखना है। एक दो फैक्टर में या तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ। तो वो कौन सा फैक्टर होगा जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को
रिलेट करता है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, उसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। तो ऐसे में हमारी हेल्प करने को आता है वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या कहता है, जो ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जहां पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑफ कॉलिगेटिव एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, वहां पे जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसका हम यूज करके हम एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और जो थियोरेटिकल वैल्यू है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, हम उनको क्या करते हैं, रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सो कैसे रिलेट करते हैं, सो वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी से रिप्रेजेंट करूंगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सीपी शॉर्ट फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू एक्चुअल कुछ और आ रही है, थ्योरेटिकली अलग। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हम अज्यूम करके इंट्रोड्यूस कर रहे थे सॉल्यूशन में एज वन यूनिट, वो या तो डिसोशिएट कर जा रहे हैं या कुछ केस में एसोसिएट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और उनकी वैल्यू चेंज हो गई है तो उनको थ्योरेटिकल वैल्यू से कैसे रिलेट करेंगे, जो हमने अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। सो वेंट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट विद थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आप नोट कीजिए और हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारे पास थ्योरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू होती है वो डिफर कर सकती है ऐसे सॉल्यूट्स के केस में जो या तो डिसोशिएट करेंगे या फिर एसोसिएट करेंगे। तो सर हमने जो अभी तक फॉर्मूलाज पढ़े लास्ट लेक्चर तक, उनको कैसे आप रिलेट करोगे, वो तो थ्योरेटिकल फॉर्मूलाज हैं, तो एक्चुअल वैल्यू से कैसे उन्हें रिलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। अब इधर जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। सो वेंट ऑफ फैक्टर हमने किसके बराबर लिखा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है सर, अब जैसे पहला केस हम लेते हैं यहाँ पे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो I इज इक्वल टू, अब मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू RLVP की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय RLVP की थ्योरेटिकल वैल्यू, RLVP की थ्योरेटिकल वैल्यू। अब ये कैसे निकालते हैं सर थ्योरेटिकल, अभी आपको बताया था। तो RLVP मतलब रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर की थ्योरेटिकल वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं हम P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, XB के। तो मैं यहाँ पर, ठीक है सर, तो आपके पास यहाँ पर आप इस वैल्यू को जब पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और थ्योरेटिकल वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, XB। सो यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो इन केस ऑफ कि आपके जो सॉल्यूट है वो डिसोशिएट या एसोसिएट करेंगे, उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो आपको फॉर्मूला से लिखा है उसमें सिर्फ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, I। ठीक है सर, इसी तरीके से अच्छा, अगर यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा,
सो हम इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू एन बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर, एन ए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड, अगर हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है सर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। तो वो किसके बराबर आ जाएगी सर, जो आप ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंटली, दैट इज आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी थ्योरेटिकल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी इंटू मोलैलिटी था थ्योरेटिकल वैल्यू, अब उसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेंटॉफ फैक्टर आई। ठीक है सर। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें एफपीटी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हम थ्योरेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा टी एफ, तो वो किसके बराबर आएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। बट क्योंकि अगर हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल्स या तो डिसोशिएट कर गए या एसोसिएट कर गए, तो ऐसे में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी उसको कैसे रिलेट करेंगे, आई मल्टीप्लाई कर देंगे थ्योरेटिकल फॉर्मूले में, दैट इज आई के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इज इक्वल टू किसके बराबर, आई सी आर टी। और ये कौन सी वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और सी आर टी थ्योरेटिकल वैल्यूज है जो हमारा फॉर्मूला आया था, थ्योरेटिकल फॉर्मूला। ठीक है सर। अब आपने बोल दिया ठीक है सर, ये तो समझ गए कि आपने हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में किसको मल्टीप्लाई कर दिया, आई। आई क्या है, वेंटो फैक्टर। बट सर कोई पार्टिकल एसोसिएट कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, हमें पता लग रहा है, बट आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं। सो पहला केस लिखते हैं कि सर अगर हमारे पास क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। क्या लिख रहे हैं, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि सर अगर मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोशिएट करेंगे तो ऐसे में आई की वैल्यू क्या आएगी, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जब हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की, तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है ए एन, ये क्या कर रहा है, ये डिसोशिएट कर रहा है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। ठीक है सर, और सेम सॉल्यूशन। तो लेट टाइम जीरो पे इसके नंबर ऑफ मोल्स, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1। टाइम टी इक्विलिब्रियम पर लेट, जब ये डिसोशिएट हुआ, हमने जब ऑब्जर्व किया, 1 में से कितना डिसोशिएट हो गया, लेट सपोज अल्फा। देखो 1 यूनिट में से जब भी कोई कंपाउंड डिसोशिएट करता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे ये कितना बन गया, एन अल्फा। ठीक है सर। सो टाइम जीरो पे जो आपने वैल्यू इंट्रोड्यूस की थी वो तो थी थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। और टाइम टी पर, तो टाइम जीरो पे आपने जो नंबर ऑफ मोल्स इंट्रोड्यूस किए वो इंट्रोड्यूस किए थे 1 मोल, और वो एक तरीके से आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू थी। लेकिन टाइम टी पर आपने जब ऑब्जर्व किया नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना है, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और वो कितने आगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। सो ये एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स आए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी, ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो आपने इंट्रोड्यूस किए और आप भूल गए थे। ठीक है सर। सो वेंटो फैक्टर क्या होता है, वेंटो फैक्टर होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा, नंबर ऑफ मोल भी उतने ज्यादा। तो आप बोल सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से वेंटो फैक्टर इन केस ऑफ dissociation of an solute in a given solution is given by I is equal to, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, I is equal to 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा।
सो इस तरीके से आपके पास ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है। ठीक है बेटा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड को ही रख कर रहा हूँ ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो आपने क्या देखा सर, यहाँ पर बेंटो फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, वेयर एज आई का मतलब तो बेंटो फैक्टर होता है, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड, कितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए। ठीक है, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, अब यहां पर वेयर एज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और यहां पर आप परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लिख सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टू 100। ये याद रखना, ये कई बार आपसे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, अब सर कैसे हम सॉल्यूट देख के पता लगाए कि क्या क्या वैल्यू हो सकती है n की। ठीक है, तो n का मतलब है पार्टिकल्स कितने डिसोसिएट हो गए, तो ये एक बेसिक है, हमने जो अभी तक पढ़ा हुआ है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सर मेरे पास सब्सटेंस है, कई बार क्वेश्चंस में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन भी होता है, नहीं भी होता, तो ये इसका कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में डिसोसिएट करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर गिवन है तो उसके बेसिस पे आई की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मैं NaCl लेता हूँ। अब आप सबको मैं ये मान सकता हूँ आप लोग अभी तक इतना तो पढ़ चुके होंगे, है ना, लास्ट मोमेंट है तो अब तो ये सिखाने की जरूरत नहीं। NaCl कैसे डिसोसिएट करेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो कितने पार्टिकल बने डिसोसिएट होके, बनेंगे 2 पार्टिकल। अगर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन है, ठीक है, तो अपनी तरफ से हम मान सकते हैं अल्फा की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। सो ये आई की वैल्यू आपके पास आएगी, अल्फा 1 है तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 माइनस 1, अल्फा की वैल्यू 1, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू 2। ठीक है, और इसी तरीके से मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया MgCl2। ठीक है, और MgCl2 तो कितने आयंस में डिसोसिएट करेगा, यहाँ पर आप देखिए बेटा। ठीक है, सो कितने आयंस में डिसोसिएट करेगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है ना। बहुतों को ये डाउट होगा सर कैसे डिसोसिएट करते हैं, एक बार देख लो भाई, MgCl2, तो Mg की ये प्लस 2 इसके ऊपर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो यहाँ ये टूट जाएगा Mg2 प्लस, और टोटल चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतने ही क्लोराइड आयंस होंगे, तो 2Cl माइनस। ठीक है बेटा, आई होप नोट कर लीजिए इसे, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, 2 प्लस 1 3। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मेरे को दिया जाता, ऐसे बोलते 60%, तो 60% अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू 0.6 पुट करनी है, 60 मत पुट कर देना भाई साहब। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कई बार परसेंटेज में दिया जाता है, अगर बोलते हैं 100%, तो कहने का मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है, इधर देखना, थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, सो 60% है मतलब अल्फा की वैल्यू 0.6 है, क्योंकि यहाँ पे आप अल्फा निकालोगे तो परसेंटेज दे रखा है 60, अल्फा इंटू 100 करोगे तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। सो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है सर, 3 माइनस 1 और 0.6, सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू मेरे हिसाब से तो आएगी 1 प्लस 2 तो 2.2 यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से कई बार आपको क्वेश्चन करने होते, कई बार आपको आई की वैल्यू दे दी जाएगी, अल्फा निकालने को पूछा जाएगा। ठीक है, या क्वेश्चन में आपको आई की वैल्यू निकालने के बाद फिर डायरेक्ट अल्फा के बारे में पूछ लिया जाएगा। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ, आप लोग ये जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके बताइए कि यहाँ पे ये कितने पार्टिकल्स डिसोशिएट होकर बनेंगे। तो K4FeCN6, ठीक है, और जल्दी से इसको डिसोशिएट कीजिए, कोऑर्डिनेशन आप सभी को आता है, और फटाफट इसको डिसोशिएट कीजिए और आंसर बताइए।
ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आप देखोगे इसको जब आप डिसोशिएट करोगे ये ऐसे डिसोशिएट होगा 4k प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा FeCN6 और यहाँ पे आपके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे चार्ज -4। तो कितने पार्टिकल्स है 5 4 k प्लस और ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक आयन है, इसको मत कर देना 6 ब्रेक मत कर देना, गलत हो जाएगा। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं गिवन है तो क्या मान लिया 100%, 100% मतलब अल्फा 1, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 1 + 5 - 1 और अल्फा 1 1, आई कितना आ गया 5। सो एक पॉइंट यहाँ से मेरे को क्लियर हो गया कि सर ये नोट कर लेना कि अगर मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दिया 100% है तो इसका मतलब जो I की वैल्यू होगी वो N के बराबर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगी, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा ही रहेगी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब जो डिसोशिएट करेगा, ठीक है, सॉल्यूट विच डिसोशिएट, विच डिसोशिएट। अच्छा अब सर जो डिसोशिएट नहीं करेगा उनके लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी, तो आई की वैल्यू 1 किस किस के लिए रहेगी याद रखना है हमेशा, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, और फ्रक्टोज आ गया तो ठीक है, फ्रक्टोज के लिए भी यूरिया, ठीक है। तो ये सब आपने ध्यान देना है कि इन चारों के लिए तो आई की वैल्यू 1 होगी जो डिसोशिएट नहीं करता, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 3 है, नोट में आपने लिखना है। अच्छा इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, अगर आपको बोला गया है एसिटिक एसिड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड अगर आपको बोला गया है तो कहने का मतलब है कि CH3COOH वाटर में प्रेजेंट है और ऐसे में वो डिसोशिएट करेगा। सर ये तो पता है क्या बच्चों वाली बात है बेटा, अभी ये एसोसिएट भी करवाऊंगा इसको बट उसमें डिफरेंस आ जाएगा सॉल्वेंट का। तो हमेशा ये याद रखना है कि एसिटिक एसिड जब भी आपका क्या रहेगा एज अ सॉल्यूट तो ये वाटर और सॉल्वेंट क्या है वाटर है तो ये उसमें जाके हमेशा डिसोशिएट ही करेगा, ठीक है। तो इसका हमेशा I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगी और बाकी आप I निकालना चाहो तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हो 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है, कितने आयन से 2, तो यहाँ पे I की वैल्यू आ जाएगी 1 + अल्फा। तो जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन होएगा है ना, परसेंटेज में गिवन है तो डिवाइड बाय 100 करके वैल्यू पुट करना है और आपके पास ये आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है सर। और अगर इन जनरल आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल आप देख के बता सकते हो तो आप इजीली आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो आई होप आपको डिसोसिएशन वाला केस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारे पास केस आता है, सेकंड केस आता है वेंटो फैक्टर में कि सर अगर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तब हम कैसे डील करेंगे, कैसे पता लगेगा, ठीक है। सो जैसे यहाँ पर आपके पास ए पार्टिकल है, इसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले और आपस में ये मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल AN बना लिया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है सर। और इसके केस में वेंटो फैक्टर जैसे टाइम 0 पे लेट सपोज इसके 1 मोल थे, टाइम t पर 1 में से लेट सपोज इसके कितने डिसोसिएट हो गए अल्फा, n अल्फा, यहाँ पे अल्फा डिसोसिएट हुआ तो यहाँ पे AN कितना बन गया अल्फा बाय n। सो जब हम लेट बीटा मान लेते हैं, बीटा और इधर भी बीटा, अल्फा तो हम कर चुके हैं। सो यहाँ पे वेंटो फैक्टर का एक्सप्रेशन आता है 1 + 1/n - 1 बीटा, ठीक है। सो एसोसिएशन अगर होता है मतलब 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो वो केस आता है एसोसिएशन में, ठीक है सर। सो आपके पास यहाँ पर वेयर n का मतलब क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड,
कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हुए एक दूसरे के साथ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड। बीटा का मतलब होता है यहाँ पे सर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कितना एसोसिएट कर गए हैं। ठीक है, अच्छा कई बार क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू बीटा इंटू 100। ठीक है बेटा, सो ये आपके पास परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन आता है। अच्छा क्या वर्ड लिखे होगे कि सर मेरे को बोला जाए कि एसोसिएट हो गया, तो जैसे कई बार वर्ड आता है, जैसे एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैंने अभी करवाया था एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अगर वाटर में है, वाटर एज अ सॉल्वेंट है, तो उसमें वो डिसोशिएट ही करेगा। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में यूज करते हो, एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है बेंजीन में, तब क्या होगा? तो होता क्या है कि सर एसिटिक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये बेंजीन में जाकर क्या करता है, आपने लेट सपोज इंट्रोड्यूस किए दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, तो बेंजीन में जाएगी, ये बेंजीन इनको कोई भाव नहीं देगा, बोलेगा भाई मैं तो नॉन पोलर हूं, तू तो पोलर है, मैं क्यों तेरे से हाय हेलो करूं। तो ये दोनों जो एसिटिक मॉलिक्यूल्स है वो क्या बोलेंगे, ठीक है भाई बेंजीन तो हमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, हम आपस में ही एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, डाइमर फॉर्मेशन। क्या कर लेते हैं सर, ये डाइमर फॉर्मेशन। तो यहां पर सर ये डाइमर की फॉर्मेशन होती है। तो जब वर्ड आ गया डाइमर, डाई मतलब दो, मर मतलब मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं डाइमर। इसी तरह अगर बोलते हैं ट्राइमर, ट्राइमर मतलब तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइमर। सो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डाइमर, और इस फिनोमिना को बोलेंगे डाइमराइजेशन। क्या बोलेंगे, डाइमराइजेशन। ठीक है सर। अब फॉर एग्जांपल कि आपको यहाँ पे अब जिस तरीके से हमने डिसोसिएशन किया था उसी तरीके से हम एसोसिएशन भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्सटेंस लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू कि कितने एसोसिएट कर गए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, तो I की वैल्यू क्या आएगी, सो I की वैल्यू इज इक्वल टू 1 + 1/n, कितने एसोसिएट किए, n-1 और बीटा। सो पहला अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड इन बेंजीन CH3COH, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है बेंजीन में। ठीक है सर, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स मिलकर एसोसिएट हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एसोसिएट हो रहे हैं, तो इधर एक तरीके से क्या बना रही है, डाइमर। ठीक है, लेट डिग्री ऑफ, आपको एसोसिएशन नहीं गिवन है, लेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं गिवन है, तो अपनी तरफ से क्या मान लेना है, 100%। तो कहने का मतलब बीटा की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 1, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1/2 -1 1, तो I की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ये आएगी सॉल्व करके हाफ। ठीक है बेटा। इसी तरीके से थर्ड केस कि मान लो एक कंपाउंड X है और वो कितने एसोसिएट कर रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे, ट्राइमर। तो लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे आप एसोसिएशन दे दिया 60%, 60% मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, 0.6। तो अब आपने I की वैल्यू बतानी, तो I की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस कितने एसोसिएट कर रहे हैं, 3 -1, कितना परसेंट है एसोसिएशन, 0.6। सो 1 + -2/3 0.6। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 - 0.4, और ये वैल्यू आ गई वैल्यू आ जाएगी 0.6। ठीक है, सो जितना डिग्री ऑफ एसोसिएशन परसेंटेज कम होएगा उतना I की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है सर। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो एसोसिएशन के केस में जितना बीटा की वैल्यू कम, I की वैल्यू उतनी ज्यादा, और जितना बीटा की वैल्यू ज्यादा, जितना एसोसिएशन ज्यादा होएगा I की वैल्यू उतनी कम होगी। सो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो नोट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट इस फॉर्मूले के बेस पे बोल सकते हैं कि पहला कि I की वैल्यू इज इक्वल टू 1/n अगर आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है, 1। ठीक है,
सेकंड, यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो आई की वैल्यू रहेगी है ना, वो 1 से कम ही रहेगी सर, ठीक है। इफ सॉल्यूट एसोसिएट, वहां 1 से ज्यादा थी, यहाँ कम रहेगी। इफ सॉल्यूट एसोसिएट, ठीक है। बाकी बेंजीन वाला मैं आपको केस करवा चुका हूं कि एसिटिक एसिड अगर वाटर में होएगा तो डिसोशिएट करेगा, बेंजीन में होएगा तो एसोसिएट करेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आपसे पूछे जाते हैं। अब आप में से बोल रहे सर ये ब्लू डॉट क्या बना दिया? सर ये है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। क्या है ये? इंटर मोलिकुलर एच बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब एच बॉन्ड बन रही है, इसी वजह से ये यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। काइंडली नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के टॉपिक के साथ। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि सर कई बार वो आपसे क्वेश्चन एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में भी पूछ लेते हैं। सो एक और फॉर्मूला हमारे पास आता है कि वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है। तो वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू theoretical value of molar mass of solute divided by क्या आ जाएगा सर? experimental value of molar mass of सॉल्यूट, ठीक है सर। तो ये आपके पास मोलर मास को भी रिलेट करने का तरीका होता है। तो कई बार वेंटो फैक्टर का आपको वैल्यू दे दी और आपसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास सॉल्यूट की पूछ ली जाए, तो सॉल्यूट का थ्योरेटिकल मोलर मास तो आप निकाल सकते हो जो मोलर मास आपको गिवन रहेगा उससे, ठीक है बेटा। जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूं कि फॉर, ठीक है, फॉर ए सॉल्यूशन of acetic acid in benzene, if I is equal to 0.6, ठीक है, then calculate experimental मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको एसिटिक एसिड का बेंजीन में एक सॉल्यूशन बना दिया और आई की वैल्यू दे दी। अब आपसे पूछे भाई एक्सपेरिमेंटल मोलर मास बताओ एसिटिक एसिड का। सो आपको पता है सर वेंटो फैक्टर इज इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास। तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आती है एसिटिक एसिड की, आपने याद रखना बेटा 60। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60, वैसे गिवन होएगा नहीं भी गिवन आपको याद रहना चाहिए कि एसिटिक एसिड का मोलर मास आता है 60 और एक्सपेरिमेंटल मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। सो आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0.6 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। सो यहाँ पर आपके पास एक्सपेरिमेंटल मोलर मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाय 0.6। सो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार एक नंबर में एमसीक्यू में आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे कई बार पूछ लिया जाता है वेंटो फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे एक दूसरे के साथ वेरी की जाती है, ठीक है। सो आपने फॉर्मूलाज तो पढ़ा ही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वेंटो फैक्टर को जो रिलेट करने वाले हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर इनटू एक्स बी। और क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस को अज्यूम कर रहे हैं, तो फॉर्मूला ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो कि बेटा अगर मान लो आपको 2-3 सॉल्यूशंस दे दिए और आपसे कंपैरिजन करने को दे दिया कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कंपेयर करना है और सभी के वेंटो फैक्टर अलग अलग है और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है, तो आपको 3 या 4 सॉल्यूशन दे दिए, सबके लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है बट वेंटो फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट है,
तो आपको बताना है कौन से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ज्यादा होगा या कम होगा। ये क्वेश्चन आपके पास आता ही है, 100% है। सो कैसे रिलेट करना है, तो आपको यहाँ पे मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ, ये आपने याद रखने हैं। देखो इधर वेंटो फैक्टर के आगे तो प्लस साइन है, तो वेंटो फैक्टर अगर बढ़ेगा तो पी नोट माइनस पी एस की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन पी नोट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है, फिक्स रहता है। तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, पी एस। अब आपको पी नोट माइनस पी एस की वैल्यू 10 माइनस लेट पी नोट का मान लो 10, लेट पी एस की वैल्यू है एक्स। अब आपको इस वैल्यू को बढ़ाना है, तो आप 10 को चेंज नहीं कर सकते, आप x को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो कहने का ये मतलब है, तात्पर्य यही है कि आप ज्यादा दिमाग ना लगाइए, सीधा ये याद रखें कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के एक्सप्रेशन में अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस का मोल फ्रैक्शन सेम है बट वेंटो फैक्टर डिफरेंट है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा, जिसके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू कम होगी। तो ये एक्सप्रेशन याद रखना, वेंटो फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, बट वेंटो फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस पी नोट माइनस पी एस के डायरेक्टली डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। सो आपसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहे हैं या सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो देख लेना। सो वेंटो फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये थोड़ा अपने पॉइंट को ध्यान में रखना है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट पे जब हम आते हैं, सेकंड पॉइंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी आई इंटू मोलैलिटी, आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सेम है तो केबी की वैल्यू सेम रहेगी, मोलैलिटी भी सेम है, तो डेल्टा टीबी का एक्सप्रेशन क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नोट। तो आई की वैल्यू जितनी ज्यादा डेल्टा टीबी की वैल्यू उतनी ज्यादा, करेक्ट। बट टीबी नॉट फिक्स है, तो कौन इंक्रीज करेगा, टीबी। तो ये एक पॉइंट याद रखना, वेंटो फैक्टर की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली वेंटो फैक्टर की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमेशा याद रखना, इनसे आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी, और के एफ डेल्टा टी एफ होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, आई पॉजिटिव टी एफ ऑफ सॉल्यूशन के आगे माइनस, तो हमेशा इनवर्स रिलेशन आता है ऐसे में। तो वेंटो फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब उसके वेंटो फैक्टर की वैल्यू कम होगी, बिकॉज ये इनवर्सली रिलेट करते हैं। सो ये हमेशा याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेंटो फैक्टर, बट वेंटो फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी एफ। ठीक है सर। सो ये सारे पॉइंट आपने ध्यान से पढ़ने हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है मतलब इंक्रीज होएगा तो इंक्रीज, डिक्रीज होएगा तो डिक्रीज, इनवर्सली है तो डिक्रीज होएगा तो आई की टीएफ डिक्रीज होएगा तो आई इंक्रीज होएगा। तो ये रिलेशंस थोड़ा आप ध्यान से देखना, और इसी के बेस पे आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं पीवाईक्यूज में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आईसीआरटी। तो जितना ज्यादा वेंटो फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू ज्यादा होगी। So I is directly proportional to the osmotic pressure। और आप लोगों को जितने भी मैंने अभी तक एक्सप्रेशन लिखवाए हैं, तो I की वैल्यू किस केस में ज्यादा होती है, डिसोसिएशन के केस में ज्यादा होती है, I की वैल्यू एसोसिएशन के केस में कम होती है। ठीक है सर। तो ये पॉइंट है, इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। काइंडली नोट इट डाउन। फर्स्ट,